वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई को, और एग्ज़ाम अब बहुत नियर है, तो आपको अपना रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए, सारे प्रीवियस ईयर, बाइलिंगुअल, सारी चीज़ें आपको, शॉर्ट समरी, पैडागोजी के की पॉइंट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके रिगार्डिंग आपको मेरी मेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। 120 रुपीज़ की पेमेंट करेंगे तो आपको सारे नोट्स, सारे प्रीवियस ईयर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ताकि आप जल्दी से अपना रिवीजन जो है वो कर सकें और साइंस में आप डेफिनेटली एक बेहतरीन स्कोर जो है वो कर पाएंगे। देखिए, हम देख रहे थे पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम 10-10 करके 20 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैडागोजी के हैं वो हम देखने वाले हैं। एक तरह से आपका ये टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना जो है स्कोर यहाँ पर किया। तो 10-10 करके हम 2 स्लॉट में क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में जो है वो 10 क्वेश्चन ही आने हैं। तो उस तरह से ये हम लेकर चलेंगे, पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन करेंगे। तो 20 क्वेश्चन आपको पैडागोजी के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी, और कमेंट बॉक्स में बताना भी होगा कि आप कितना स्कोर जो है वो कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और देखेंगे पैडागोजी के पहले 10 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो हम कवर करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो चलिए बताइए, आप वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर देखिए और फिर देखिए कि मैम ने क्या बताया है। अ टीचर शुड टीच द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट नो नथिंग। बिल्कुल ऐसा सोच के नहीं पढ़ाना चाहिए टीचर को तो, और ये सोचना चाहिए कि बच्चे को हमें ऐसे पढ़ाना है टॉपिक को कि जो उसका वर्तमान ज्ञान है, जो उसको नॉलेज है, उससे चीज़ों को रिलेट करते हुए हमें बच्चे को जो नया टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वहाँ तक लेकर जाना है। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि बच्चे को बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो S1 तो गलत है। स्टूडेंट इंट्यूटिव आइडियाज़ आर ऑलवेज मिसकंसेप्शन। जो विद्यार्थियों का जो अंतर्ज्ञान है, उनके जो विचार हैं, वो हमेशा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती हैं, ये बात भी गलत है। देखिए, बच्चे क्या सोच रहे हैं, जो अपने विचार वो प्रकट कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा गलत ही सोच रहे हैं। कभी कभी उनके आइडियाज़ जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव होते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, आपके इनकरेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर बताने हैं, बताइए क्या सही है। कौन सा बैक्स एक्सप्लेन करता है मीनिंग किसको, एनवायरमेंटल वैलिडिटी को, पर्यावरणीय वैधता। जब हम पर्यावरण से रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ाएंगे तो वही तो पर्यावरण वैधता है साइंस कैरिकुलम में। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैव टू बी लिंक टू द लर्नर लोकल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। वैज्ञानिक संपत्तियों को शिक्षार्थियों के स्थानिक और सर्वत्रित पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है। यही यहाँ पर है कि हम जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम पढ़ा रहे हैं उनको लिंक कर रहे हैं टू लर्नर, जो उसके आसपास का लोकल और ग्लोबल एनवायरनमेंट है उनसे रिलेट करते हुए। अगर हम वातावरण से रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो वही क्या है, एनवायरमेंटल वैलिडिटी है साइंस कैरिकुलम में। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर पूरी तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। अ टीचर आस्क हिज स्टूडेंट टू कैरी आउट अ वाटर ऑडिट ऑफ देयर हाउस होल्ड। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को अपने घरों का जल अंकेक्षण करने के लिए विभिन्न क्रियाकलापों में प्रतिदिन जल की मात्रा का जो है वो हमें याद करने की कितना पानी जो है आप पूरे दिन में स्पेंड करते हैं। देन ही टेल देम टू डिपिक्ट द रिजल्ट इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट पिक्टोरियल फॉर्म। तो जो उनका रिजल्ट निकल कर आया उनको उपयुक्त चित्रण के रूप में विस्तृत करें। जब भी ग्राफ पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और याद रखें जब भी अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाए जाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइंस में कम्युनिकेटिंग जो स्किल होता है, संप्रेषण करना जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आप माइंड में रट लीजिएगा। तो कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पर असेस हो रहा है टास्क है, तो वो संप्रेषण होगा, कम्युनिकेटिंग होगा। देखिए, प्रिडिक्टिंग क्या होता है, जब कार्य करने से पहले कुछ सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर टीचर ने कुछ भी ऐसा सोचने करने, बस यहाँ पर तो क्या बोल रहा है कि एक्टिव अपने घर में जाएं, आप देखें आप कितना पानी जो है स्पेंड कर रहे हैं, और फिर उसको एक क्या है पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ये कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यहाँ पर क्या है कि चीज़ों को बच्चे को क्या करें, आप जोड़ रहे हैं चीज़ों से, तो बच्चा वहाँ पर लिंक हो रहा है। जब भी जोड़ने की बात आ जाती है ना, लिंक की बात आ जाती है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन आ जाता है, कम्युनिकेटिंग स्किल जो है वो वहाँ पर आ जाता है। पिक्चर वगैरह उन्हें डिज़ाइन में बताना वो भी याद रखेंगे, हमेशा कम्युनिकेटिंग स्किल को दिखा रहा है। क्वेश्चन आंसर तो यहाँ कुछ हुए नहीं है, परिकल्पना यहाँ बच्चे कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सूडो साइंस और साइंस में क्या अंतर है वो हमें यहाँ पर उसका सही व्याख्यान जो है वो बतानी है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए, यहाँ पर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सूडो साइंस क्या होती है, जैसे ये जो आपकी वो होती है ना एस्ट्रोनॉमी जो होती है, जैसे आपका ज्योतिष की होती है जिसमें आपका हाथ वाथ देख के बताते हैं, आपके भविष्य को बता देते हैं, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये सूडो साइंस है। तो साइंस और सूडो साइंस में क्या अंतर है, ये जो सूडो साइंटिफिक थ्योरीज आती हैं, ये जो फॉर्मुलेटेड होती हैं इन अ मैनर दैट दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस। जैसे आपका जुडिशियल साइन है, आपको बता
दिया कि आप जो कर्क रेखा है, तो मतलब इनको लेकर कोई टेस्ट, जो इनकी इनकरेक्टनेस है इनको लेकर कोई जांच नहीं होती, ये जो आपकी ज्योतिष की होती है। तो यही इनमें एक डिफरेंस होता है। जबकि साइंस में जब हम पढ़ते हैं उसमें तो चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन होती है बार बार चीज़ों की, तब जाकर कोई लॉ बनता है, तो वहाँ पर रिसर्च जो है एक्सपेरिमेंटेशन होती है साइंस में। जबकि सूडो साइंस क्या होती है, वो इस तरह से फॉर्मुलेटेड होती है, इस तरह से प्रतिपादित किए जाते हैं कि जो उनकी असत्यता होती है उनकी जांच नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर मेन डिफरेंस दिखाता है साइंस और सूडो साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बताइए चलिए क्या आंसर होगा। अ क्लास 6 टीचर वाइल टीचिंग द टॉपिक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यहाँ पर टीचर पढ़ा रही है कि कौन से असंपर्क बल हैं। आपको पता है असंपर्क बल कौन से होते हैं, जिनमें दो बल बिना संपर्क में आए चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गई, आयरन का पीस दूर रखा है मैग्नेट से फिर भी वो फोर्स लगा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ये क्या है, ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो टीचर ये पढ़ा रही है। Explain electrostatic force by first introducing the concept of electrostatic charge, electrostatic field, electrostatic potential. Which of the following curriculum validities is being violated in this case? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मुझे पढ़ाना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और मैं बच्चों को बहुत हाई लेवल चीज़ें बताने लगी। वहाँ पर आप देखेंगे जब एनसीईआरटी में हम कहीं भी नहीं पढ़ते इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, क्लास 10th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो टीचर ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताने लगी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि टीचर जो है कौन सी वैधता का उल्लंघन कर रही है। तो यहाँ पर टीचर जो है वो कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक वैधता है, कॉग्निटिव वैलिडिटी है, उसका उल्लंघन कर रही है। क्योंकि कॉग्निटिव वैलिडिटी संज्ञानात्मक वैधता मैंने आपको बताई है साइंस में क्या होती है, जहाँ पर हम बच्चों को उसकी आयु के अनुसार ही चीज़ें समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें क्लास 6 में बच्चों को पढ़ा रहे तो हम उसे क्लास 8 के टॉपिक जो है वो समझाने शुरू कर दें। तो यहाँ पर जो वायलेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक वैधता का वायलेशन होता है। कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस यही है कि बच्चों को उसकी आयु के अनुरूप ही चीज़ों को बताना। तो कौन सी वैलिडिटी, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका वायलेशन यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th, यहाँ पर बताइए क्या जो है मैचिंग यहाँ पर सही होगी। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में देख लेंगे। देखिए ऑब्जर्विंग क्या है, जो देख रहे हैं वो ऑब्जर्विंग है। अब देखिए ऑब्जर्विंग की मैचिंग यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए कम्युनिकेटिंग मैंने आपको बताया, जब भी ग्राफ और टेबल डिस्प्लेइंग, जैसे वहाँ पर था पिक्टोरियल फॉर्म में अपने रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो जब भी ग्राफ टेबल्स वगैरह में रिजल्ट को डिस्प्ले करा जाएगा याद रखेंगे वो हमेशा कम्युनिकेटिव को बताएंगे। तो डी की मैचिंग सेकंड से होगी, जो कि एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही देखने को मिलती है। तो सेकंड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर हो जाएगा। डिजाइनिंग क्या है, देखिए फंक्शनल मॉडल, डिजाइनिंग क्या, मॉडल वगैरह बनाना, तो वो डिजाइनिंग में आ गया। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जर्विंग क्या है, ऑब्जर्विंग हो गई आपकी आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए एक बड़ा पौधा है एक छोटा पौधा है, अलग अलग पौधे हैं, आप उनके जो डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आप देख कर ही तो बता रहे हैं। तो देखना क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो डी ए का मिलान किससे होगा, फोर्स से होगा, कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जो दो अलग अलग वस्तु हैं उनको देखकर हम उनमें जो डिफरेंस है वो हम बता रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन है, देख कर ही तो बता रहे हैं। तो ए का मिलान फोर्स से हो गया। हाइपोथेसिंग परिकल्पना क्या होगा, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन इन टर्म ऑफ सम प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, है ना। हम अटेम्प्ट करें, कोशिश कर रहे हैं बताने की, है ना, अपने सोच के दिमाग से, तो वो यहाँ पर हाइपोथेसिंग हो जाएगा। प्रिडिक्टिंग क्या होती है, हाइपोथेसिंग और प्रिडिक्टिंग में क्या फर्क होता है। हाइपोथेसिंग परिकल्पना जो जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसके बीच में जो हम सोच रहे होते हैं, तो वो परिकल्पना है, वो हाइपोथेसिंग है, लेकिन हाइपोथेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्वेश्चन, चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन है और मुझे लगता है अब आपको क्लियर भी होगा, पहले भी हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं। तो यहाँ पर 7th में जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑब्जर्विंग। देखिए ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को देखना और बताना, वो ऑब्जर्विंग होता है। अब जैसे देखिए आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए ऑब्जर्विंग अवलोकन करना क्या होगा, विभिन्न वस्तुओं के बीच समानताओं को पहचानना। जैसे दो पेड़ हैं, दो पेड़ में क्या क्या समानताएं हैं वो हम देख कर क्या हो रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व भी तो करा हमने, देखा और फिर हमने उनकी जो समानताएं हैं वो बता दी हैं, तो वो हो गया अवलोकन करना। तो ए का मिलान फोर्थ से होगा। अब परिकल्पना और अनुमान में क्या अंतर होता है, देखिए परिकल्पना जो हाइपोथेसिंग होती है वो एक्टिविटी के बीच में होती है, परिकल्पना वो हो गई। और अनुमान क्या होता है, जैसे एक्टिविटी हमने शुरू नहीं करी उससे पहले ही हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छा इस एक्टिविटी से ऐसा आ सकता है, तो वो अनुमान होता है। तो परिकल्पना करना क्या होगा, अवलोकनों के कुछ नियमों या संप्रत्यों में समझने का प्रयास जो है वो आपका परिकल्पना हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का मिलान जो है वो आपका फर्स्ट से होगा।
और अनुमान करना जो होगा वो फिफ्थ से होगा। प्रतिमानों का उपयोग कर अज्ञात स्थितियों तक क्या कर रहे हैं हम, वहीवेश करना है ना, जो स्थिति अभी पता ही नहीं है उनके बारे में सोचना, वो क्या है, अनुमान। और जबकि परिकल्पना क्या, जो हम बीच में कर रहे हैं वो परिकल्पना है। तो ये डिफरेंस है हाइपोथेसिंग और प्रेडिक्टिंग में। तो प्रेडिक्टिंग में क्या होगा, यूजिंग अ पैटर्न टू एक्सट्रापोलेट टू अनफैमिलियर सिचुएशन, जो चीज़ें पता नहीं है, अभी हमने करा नहीं है चीज़ें लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं, तो वो प्रेडिक्टिंग है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कम्युनिकेटिंग की जब भी बात होगी वहाँ पर हमारा ग्राफ टेबल, मैंने आपको बता दिया, जब भी आप किसी चीज़ को ग्राफ टेबल में बता रहे हैं वो कम्युनिकेटिंग को रिप्रेजेंट करेगा। और डिज़ाइनिंग तो आपको पता ही है, मॉडल वगैरह में बताना है ना, कार्यपरक निर्देशन बनाना, वो आपका क्या होगा, आपका अभिकल्पना करना होगा, वो आपका डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सुटेबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट इन साइंस, विज्ञान में शिक्षार्थियों की रुचि का आकलन करने हेतु निम्न में से क्या एक उपयुक्त सूचक है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। मुझे ये जानना है कि बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेट एन अवेयरनेस अबाउट द कॉन्टेम्प्रेरी रिसर्च ट्रेंड, जो अभी हाल फिलहाल में टॉपिक चल रहे हैं, अगर मैं उसमें क्या कर रही हूँ, एक बच्चों को अवेयरनेस चलवा रही हूँ, है ना, और बच्चे उसमें बता रहे हैं कि ऐसे चल रहा है आजकल साइंस में, ये हो रहा है, तो हमें वहाँ से पता चल जाए। कुछ बच्चे जो है उस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, तो हम कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है बच्चे के इंटरेस्ट का आकलन जो है वो वहाँ पर कर पाएंगे। समकालीन अनुसंधान विचारधारा के विषय में बोध प्रदर्शित करना, वहाँ पर जब वो जो आजकल रिसेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में अगर वो बता रही हैं, जो बच्चा अच्छे से बताएगा, इंटरेस्ट ले लेके बताएगा, तो हमें वहाँ से पता चल जाएगा कि उसको विज्ञान में इंटरेस्ट है या नहीं, और वहाँ से हम उसका असेसमेंट जो आकलन है वो भी कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉग्निटिव वैलिडिटी, फिर से वही क्वेश्चन बन गया। कॉग्निटिव वैलिडिटी वाला जो आपका संज्ञानात्मक वैधता है उसका क्या अर्थ है उच्च प्राथमिक स्तर पर, अपर प्राइमरी स्टेट में। तो उसका अर्थ सिंपल यही होता है कि हम क्या करेंगे, जो करिकुलम है उसको बच्चे की आयु के अनुरूप ही रखेंगे, बी एज एप्रोप्रिएट, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। जो कॉग्निटिव वैलिडिटी है, जैसे वहाँ पर किसका वायलेशन हो रहा था, वहाँ पर कॉग्निटिव वैलिडिटी का वायलेशन हो रहा था क्योंकि टीचर हायर लेवल पढ़ा रहा था, तो वो एज एप्रोप्रिएट ही वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए, वही कॉग्निटिव वैलिडिटी है, संज्ञानात्मक वैधता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022-23 में काफ़ी बार बना कि जब हम किसी टॉपिक को समझाने के लिए किसी और चीज़ का उदाहरण देते हैं तो वो क्या होता है, वो किस चीज़ को दर्शाता है। अ टीचर इन वन ऑफ हिज इनिशियल क्लास ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एक शिक्षक है अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में परमाणु की संरचना की तुलना सौर मंडल से की, जिससे विद्यार्थी पूर्व में ही भली भांति जो है प्रचलित है। मतलब सोलर सिस्टम के बारे में उन्हें पहले से ही वो फैमिलियर हैं, वो जानते हैं, और उसके थ्रू क्या कर रही है टीचर जो है उनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वहीं पर समझाने की कोशिश कर रही है। ही कंपेयर मैसिव न्यूक्लियस, जो मैसिव न्यूक्लियस है उसको उसने कंपेयर कर दिया सन से, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको कंपेयर कर दिया प्लैनेट से, क्योंकि हमको पता है सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है एटम है, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये इमेजिनरी है, जबकि जो सोलर सिस्टम है वो दिखता है, आपको एटम थोड़ी दिखता है। टीचर उसको ऐसे ही समझाते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन है, आपको इलेक्ट्रॉन कहीं दिख थोड़ी रहे हैं, लेकिन वो एक इमेजिनेशन है जिसको हम पूरा बना के चलते हैं। अब उसको समझाना है, तो टीचर ने क्या करा, एक ऐसा उदाहरण दिया जो बच्चे देखते हैं। तो टीचर ने बताया सन है ना, सन बिल्कुल इस तरह से न्यूक्लियस की तरह काम करेगा, सेम ऐसी एटम में न्यूक्लियस होता है, जैसे सन के इर्द गिर्द प्लैनेट घूमते हैं, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो होते हैं एटम के इर्द गिर्द, एटम में जो है वो घूमते हैं। तो इस तरह से जब दूसरी चीज़ का एग्जांपल लेकर आप किसी चीज़ को समझा रहे हैं तो वो किस पेडागोजिकल डिवाइस जो है यहाँ पर टीचर यूज़ कर रही है वो यहाँ पर कहलाता है क्या, वो एनालॉजी है, तुल्य रूपता होती है। शिक्षक कौन सी शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का उपयोग कर रही है, वो एनालॉजी का यहाँ पर प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन देखे। चलिए अब हम आगे के नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन हैं वो देखने वाले हैं पेडागोजी के। तो चलिए अब हम पेडागोजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनु टुक हर क्लास 8 स्टूडेंट चिल्ड्रन टू फील्ड ट्रिप, जो अनु है कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पर लेकर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी, इस क्रियाकलाप के लिए सबसे क्या उपयुक्त उद्देश्य है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, जो फील्ड ट्रिप होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है साइंस में। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, A, B, C जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। एक तो बच्चों के अंदर इंटरेक्शन होगा, वो अपनी आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करेंगे,
में, तो ये बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है साइंस में। इट प्रमोट प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। देखिए जैसे अगर बच्चों को फैक्ट्री में ले गए कहीं पर, तो वो जो ठोस अनुभव है उनको देख पाते हैं और कहीं ना कहीं जो उनके अंदर प्रक्रिया कौशल है, प्रोसेस स्किल है, वो कहीं ना कहीं उसको बढ़ावा मिलता है। ये बात भी यहाँ पर सही होगी। इट एनहेंस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द स्टूडेंट। बच्चे यहाँ पर देख पाते हैं। बच्चे जैसे फैक्ट्रीज में ले गए, सपोज अगर हम उन्हें फील्ड ट्रिम पर ले गए हैं या कहीं फार्म लैंड पर ले गए जहाँ खेती हो रही है, तो वो खेती करते हुए देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो ऑब्जर्वेशन, साइंस में सबसे बड़ी जो स्किल है वो ऑब्जर्वेशन ही है कि क्या हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन स्किल को कहीं ना कहीं वो बढ़ावा देता है। बाकी क्लास की जो लय है उसको नहीं तोड़ता, मोनोटोनी ऑफ क्लास जो है उसको ब्रेक नहीं करता है। तो डी यहाँ पर गलत है, ABC सही है, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज फॉर लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट। बाल केंद्रित आकलन, बच्चा सेंटर में रखकर जहाँ पर आकलन होता है, वो यहाँ पर कौन कौन से टूल वहाँ पर हो सकते हैं ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, फिर से ABD। देखिए पोर्टफोलियो में भी बच्चा ही सेंटर में होता है, बच्चे ने क्या क्या पूरी एक्टिविटी करी होती है वो पूरी एक अपनी पोर्टफोलियो बनाता है, अपने सारे उसमें लगाता है, सर्टिफिकेट वगैरह उसने जहाँ पर भी उसको अच्छे अच्छे ग्रेड्स मिले हैं वो सारी चीज़ें उसमें लगाता है। तो पोर्टफोलियो में भी बच्चा सेंटर पर होता है, उससे हम उसका एक आकलन जो है वो कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग में क्या होता है कि जो एक चीज़ है उससे हम कनेक्ट करते हुए दूसरी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, फिर तीसरी चीज़ को, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मैपिंग में भी बच्चा केंद्र पर होता है और उससे भी क्या होता है एक अच्छा आकलन बच्चे का हो पाता है। जर्नल राइटिंग में भी क्या होता है, वहाँ पर जो है लिखा जाता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, पूरी मतलब एक उसकी डायरी टाइप होती है। जनरल राइटिंग में से बच्चा अपने बारे में लिखता है कि मैंने ये किया वो किया, तो जनरल राइटिंग से भी हम बच्चे का आकलन कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसमें बच्चा ही केंद्र में होता है। तो ये तीनों विधियाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो उसमें क्या होता है, वो लर्नर सेंटर असेसमेंट में नहीं आता है, आपको याद रखना होगा। तो ABD मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में क्या सही नहीं है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। विज्ञान कभी भी स्टैटिक नहीं है नेचर में, विज्ञान में तो ग्रोथ होती रहती है और इसमें चेंजेस होती रहती हैं। तो बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर सही है। फोर्थ ऑप्शन D ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। ये साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। बिल्कुल ज्ञान जो है हमारे अंदर आता है, ये टेंटेटिव है, अस्थायी है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे 9 प्लैनेट है, अब हम पढ़ते हैं 8 प्लैनेट है। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, संदेहवाद को बढ़ावा देता है। जैसे देखिए कोई भी लॉ है उसमें कहीं ना कहीं जब आप पढ़ते तो आप सोचते हैं ऐसा भी तो हो सकता था, कहीं ना कहीं उनमें संदेह जो है वो बना रहता है। तो साइंस स्पेक्टिसिज्म, जो स्केप्टिसिज्म होता है, संदेहवाद होता है, उसको बढ़ावा देता है। तो ये तीनों पॉइंट साइंस के नेचर के बारे में बताते हैं। बाकी साइंस स्टैटिक नहीं है नेचर में, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर नेचर नहीं होगा साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th आर आस्क्ड टू आस्क द फॉलोइंग बाय अ टीचर। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों को निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, ठीक है। उसने निम्नलिखित प्रश्न पूछा कि 2 आइडेंटिकल क्यूब ऑफ आइस आर टेकन आउट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, 1 इज क्रश्ड। अच्छा, आस्क क्वेश्चन पूछा टीचर ने। अब देखिए प्रश्न पूछता है, अब जब प्रश्न पूछता है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो या तो क्रिया कर नहीं दिखा रहा है, सीधे उसने क्वेश्चन पूछ लिया है कि 2 आइडेंटिकल क्यूब्स हैं जिनको फ्रीज में से निकाला गया, एक को मैंने क्रश कर दिया और एक को ऐसे ही रहने दिया। जिसकी जो क्रश वाली जो आइस होगी वो नोटिस करेंगे कि क्रश आइस जो है वो जल्दी जो है पिघल जाएगी, उसके पीछे का रीज़न क्या होगा। तो कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू प्रमोट है। देखिए टीचर ने क्वेश्चन पूछा है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर बच्चे कुछ ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हो जाता, बहुत जगह ऑब्जर्वेशन इसका आंसर दे रखा है जो कि पूरी तरह से गलत है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आंसर है परिकल्पना करना, हाइपोथेसाइजिंग। अब टीचर ने ये चीज़ बता के उनसे पूछ रहा है व्हाट कुड बी द रीज़न, बताइए क्या रीज़न है। तो वो सोचेंगे, परिकल्पना करेंगे उसके पीछे क्या रीज़न है, वो वहाँ पर लगाएंगे। क्रश करने से क्या हुआ, वो फैल गया, फैलने से क्या हो गया, हीट जो है आसानी से उसमें से निकल गई या उसका एरिया जो है वहाँ पर बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो परिकल्पना करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस स्किल डेवलप हो रहा है वो होगा आपका हाइपोथेसाइजिंग, परिकल्पना करना, ऑप्शन नंबर C। ऑब्जर्विंग हो जाता अगर ये एक्टिविटी टीचर वहाँ पर कर रहा होता, लेकिन उसने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है। अगर वो कर रहा होता, करके दिखा रहा होता, तो कहीं ना कहीं बच्चे वहाँ पर पूरा ऑब्जर्व कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर हाइपोथेसाइजिंग जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, तो ऑप्शन नंबर C जो है वो यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, ओपन अ वाटर टैप। एक पानी की नली को खोलिए, एडजस्ट द फ्लो सो दैट इट फॉर्म अ थिन स्ट्रीम। उसकी जो पतली धारा वहाँ पर समायोजित करी, जो पानी है उसमें पतली धारा से निकली। चार्ज और रिफिल, अब कोई एक रिफिल आप लेंगे, उसको अपने जैसे सिर से चार्ज कर लेते हैं तो वो
क्या होता है उसमें जो चार्ज है वो पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं। ब्रिंग इट नियर द वाटर स्ट्रीम, और फिर उसको जल की धारा के निकट लाइए। प्रेषण के लिए क्या होगा और इस गतिविधि का जो है आपको संक्षिप्त रिपोर्ट वहाँ पर लिखनी है। तो हमको बताना है कौन से स्किल जो है स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो रहे हैं इस क्रियाकलाप से जो ये कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, बच्चे ऑब्जर्वेशन करेंगे, वो देखेंगे जब वो रिफिल को पास ला रहे हैं तो जो पानी की धारा है वो दूर जा रही है या पास जा रही है। एक्सपेरिमेंटेशन है, बिल्कुल वहाँ पर वो प्रयोग कर रहे हैं, वो चीज़ों को खुद से कर देख रहे हैं। कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं होगा। कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया, संप्रेषण में क्या बताया था कि जब हम कोई जागरूकता अभियान चलाते हैं या कोई डिज़ाइन वगैरह मतलब ग्राफ वगैरह वहाँ बनाया जाता है तब वो कम्युनिकेशन में आता है। यहाँ पर बच्चों की क्या है, क्रिएटिविटी, जो सृजनात्मकता है वो वहाँ पर यहाँ पर दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये सारे प्रोसेस स्किल जो है यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं इस एक्टिविटी से। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बताइए क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट अ गुड साइंस क्लासरूम, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है। बताइए अच्छी विज्ञान शिक्षा यहाँ कक्षा कौन सी होगी यहाँ पर। अ लर्नर डिवाइस देयर ओन एक्सपेरिमेंट एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन, बहुत बढ़िया मैटर है। शिक्षार्थी स्वयं प्रयोग करते हैं और अवलोकन को दर्ज कराते हैं, तो साइंस क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट है। द लर्नर ऑब्जर्व द डेमोन्स्ट्रेशन, देखिए टीचर को देख रहे हैं और फिर स्टेप लिख रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें क्या हो गया, ये तो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ होगी। बच्चे ने सारा देख लिया और खुद से उसे वहाँ पर उतार दिया, तो बच्चे ने अपनी तरफ से तो कुछ सोचा ही नहीं। और साइंस में किस पर फोकस किया जाता है कि जहाँ पर बच्चा खुद से सोचे, खुद से चीज़ों को करे, पहला स्टेप वो खुद उठाए, है ना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बी यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, ए यहाँ पर अच्छा है। लर्नर आर फ्री टू आस्क मैनी क्वेश्चन, बिल्कुल क्लास में क्वेश्चन पूछना साइंस में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा कर दिया जाए तो ऐसा क्या होगा, तो वो एक पॉजिटिव है। कहीं ना कहीं उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसको वो शांत करता है और जो उनके मन में आइडियाज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा एक्सप्लोर होती हैं। तो सी भी यहाँ पर सही है। टीचर अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बुक यूज मल्टीपल रिसोर्सेज टू टीच, ये भी पॉइंट अच्छा है। शिक्षक शिक्षण के पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विभिन्न संसाधनों का उपयोग भी वहाँ पर कर रहा है। पाठ्य पुस्तक के अलावा हो सकता है वो पीपीटी दिखा रहा है, वहाँ पर उनको फील्ड ट्रिप पर ले जा रहा है, कोई ना कोई संसाधनों से उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कराकर समझा रहा है। तो मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज जो है वो यूज़ कर रहा है। और साइंस में ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज़ पर स्टिक हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें वहाँ पर यूज़ करके बच्चों को जो है नई नई चीज़ें करवाई जाए, वो एक इंपॉर्टेंट होता है। तो ए सी डी जो है कहीं ना कहीं गुड साइंस क्लासरूम की तरफ इंडिकेट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर होगा। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट सेल्फ असेसमेंट, स्वत आकलन, अपने आप का आकलन। हम दूसरों का आकलन करते हैं लेकिन अपने आप को जांचना, ये क्या है, इसके बारे में क्या सही है वो हमें बताना है। स्टूडेंट कैन कंपेयर विद द क्वालिटी ऑफ देयर पीयर वर्क, ये पूरी तरह से गलत है। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के कार्य की गुणवत्ता के साथ तुलना कर सकते हैं। हमें बच्चे के साथ तुलना नहीं करनी, दूसरे बच्चे, हमें अपनी कमियों को जानना है। तो सेल्फ असेसमेंट में हम खुद को जानते हैं, दूसरे का आकलन नहीं करते, दूसरों को नहीं बताते, अपने बारे में जाना। तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम दूसरे से, हमें तो सिर्फ अपनी कमियाँ बतानी है। तो ये सेल्फ असेसमेंट के बारे में सही पॉइंट नहीं है। ए सही नहीं होगा तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से जाएंगे। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन जिन बच्चों ने आंसर दिया वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल क्लियर एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया। आप अपने बारे में सही से बिल्कुल अपना स्पष्ट प्रकरण जो है उस पर आधारित होता है, अपने आप को स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप जान पाते हैं, ये बिल्कुल सही होगा, ये इस पर बेस्ड है। इट कैन इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, जब आप अपनी कमियों को पहचान पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, जब आप अपनी कमियों को पहचान लेंगे तो आत्मविश्वास और मोटिवेशन आएगा, नहीं मुझे इसको दूर करना है। तो सेल्फ असेसमेंट में ये बिल्कुल सही है। इट इज़ क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर, बिल्कुल यह आत्मनिर्भर और जीवन पर्यंत शिक्षार्थियों के विकास के लिए तार्किक है, ये बात भी सही है। तो बी सी डी सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजीज कॉन्स्टिट्यूट अ जेंडर रेस्पॉन्सिव पैडागोजी इन साइंस, निम्न में से कौन सी रणनीति विज्ञान में एक लिंग प्रयुक्त शिक्षण संस्थापित करती है, ये हमको बताना है। जेंडर रेस्पॉन्सिव पैडागोजी मतलब जहाँ पर जेंडर को जो है इक्वल रखा जा रहा है। आपने देखा होगा कि दोनों जेंडर को बराबर दिखाया जाए। इससे रिलेटेड आपका सीडीपी वगैरह में भी एक क्वेश्चन आता है। ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लड़कियों को देना ये तो गलत है ना। ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के बेसिस पर ग्रुप करना कि लड़के अदर लड़के, ये भी बिल्कुल गलत है। अरेंजिंग सेपरेट नहीं, जेंडर को बराबर लाना है तो दोनों को बराबर लेकर ही चलना होगा। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव रिसोर्स इन द क्लास, बिल्कुल कक्ष में लिंग संवेदी संसाधनों का उपयोग करना ताकि जो जेंडर को लेकर स्टीरियोटाइप है वो दूर हो सके। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑल्टरनेट कंसेप्शन हेल्ड बाय द
चिल्ड्रन इन साइंस। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान में बच्चों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं उनके संदर्भ में सही है। मतलब वो जो देखते हैं बस वो मान लेते हैं। अब साइंस में क्या लिखा है उन्हें उससे मतलब नहीं। जैसे मैंने आपको पानी वाला एग्जांपल दिया था, वो नाले के पानी को ब्राउन देखते हैं तो वो ये नहीं मानते कि पानी कलरलेस है, जबकि बुक में लिखा है पानी क्या है, पानी तो कलरलेस है। तो वो उनकी वैकल्पिक अवधारणा है। जैसे वो मान लिया उन्होंने कि हम पानी में डूब जाएंगे, लेकिन जबकि हम स्विमिंग करेंगे, अगर हम यहाँ पर बुआन फोर्स का कॉन्सेप्ट समझे, जितना पानी हम हटाएंगे तो नीचे से बुआन फोर्स लगेगी और हम तैर पाएंगे। तो वो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, वो तो सिर्फ ये समझ रहे हैं पानी में कोई चीज़ डाली तो डूब रही है तो मतलब हम भी डूब जाएंगे। तो जो देखते हैं वो मान लेते हैं। वो क्या है, वो उनका है ऑल्टरनेट वैकल्पिक अवधारणा। तो उसके बारे में क्या सही है, इट इज़ स्टेबल, बिल्कुल ये स्थायी होती है। बच्चे इसको मान लेते हैं और उनको बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इट इज़ ईजी टू चेंज नहीं, इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। टीचर को बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देने होते हैं, तब जाकर उनकी जो वैकल्पिक अवधारणा है वो दूर हो पाती है। तो बी तो यहाँ पर सही नहीं है, और जब बी सही नहीं है इट मीन्स ये ऑप्शन हो गया यहाँ से बाहर। स्टेबल है, ये स्टेबल होती है क्योंकि ये स्थायी होती है। जो बच्चे देख रहे हैं वो उसको मान लिया उन्होंने। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ये अवलोकनों द्वारा प्रभावित होती हैं। जो उनको दिखता है वो उनको मान लेते हैं। पानी उनको ब्राउन दिखा तो उन्होंने मान लिया पानी का कलर ब्राउन है, जबकि पानी तो कलरलेस है। ठीक है, तो ए और सी यहाँ पर जो है मिसकंसेप्शन के बारे में सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने टिक किया है उनका आंसर सही है। इट रिफ्लेक्ट चिल्ड्रन इनेबिलिटी टू अंडरस्टैंड, ये दिखाता है कि जो बच्चा गलत सोच रहा है कि बच्चा असमर्थ है साइंस में, नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। ए और सी जो है वो यहाँ पर अल्टरनेट कंसेप्शन को लेकर सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए क्या यहाँ पर आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक पक्का बनेगा जहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस आपसे पूछेगा कि क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या अवलोकन है और क्या निष्कर्ष है। अ स्टूडेंट सस्पेंड अ बार मैग्नेट बाय अ थ्रेड एंड राइट द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी। एक छात्र क्या करता है, एक छात्रा क्या करती है, एक छड़ चुंबक को धागे से छड़ चुंबक को उसने क्या करा, ऐसे लटकाया और कॉपी में निम्नलिखित चीज उसने लिखी। द बार मैग्नेट कम टू रेस्ट इन सच अ पोजीशन दैट द वन एंड इज इन नॉर्थ एंड द अदर एंड इज इन साउथ। छड़ चुंबक जब विराम अवस्था में आती है तो उसका एक सिरा उत्तर और दूसरा सिरा जो है वो दक्षिण की ओर इंगित करता है। तो ये तो उसने जो देखा वो लिख लिया। तो ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशन है। जो उसे दिखा वो उसने लिख दिया कॉपी में कि ऐसा होता है कि जब मैं उसे घुमा रही हूँ तो वो जब रेस्ट में आती है तो वो एक हिस्सा उसका नॉर्थ की तरफ रहता है और एक हिस्सा हमेशा साउथ की तरफ रहता है। तो ये उसे दिखा होगा, ये उसने लिखा। तो ये क्या है, उसकी S1 क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये उसका अवलोकन है। उससे फिर उसने एक निष्कर्ष निकाला, क्योंकि ये बार बार करने पर भी बार बार ऐसा ही हो रहा है। तो उससे एक निष्कर्ष निकल कर आया क्या, कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो हमेशा अलाइन करती है किसको, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। एक मुक्त निलंबित चुंबक जो होती है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ही संकेतित करती है। तो ये बात यहाँ से क्या निकल कर आई, निष्कर्ष निकल कर आया, इन्फ्रेंस निकल कर आया। तो यहाँ पर S1 क्या है, वो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन है, और S2 क्या है, वो मेरा निष्कर्ष है, इन्फ्रेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने टिक किया उनका आंसर सही। इस तरह से हमने पेडागोजी के सारे 20 क्वेश्चन देखे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें। थैंक यू।